नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। जस्ट इंडिया और एलपीएस बोसार्ड की तरफ से कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए दिन रात मेहनत करने वाले रोहतक के प्रमुख समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कोरोना योद्धा समाज सेवियों के सम्मान समारोह के पहले दिन नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल, एलपीएस बोसार्ड के एमडी राजेश जैन, महामंडलेश्वर बाबा कर्णपुरी महाराज, उद्योगपति राजेंद्र बंसल, समाज सेवी मंजुल पालीवाल, नरेश जैन और सुभाष गुप्ता को रोहतक के नायक के रूप में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के जिलों में रोहतक एक ऐसा जिला है जिसमें कोरोना काल में प्रशासनिक व्यवस्था से आगे हमारे समाज सेवी जरूरतमंद लोगों की मदद में आगे आए थे। आज ऐसी महान शक्तियों को जस्ट इंडिया के स्टूडियो में सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी बीना कौशिक और उनके साथ देखिए लाइव सम्मान समारोह। तो सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी हमारे मेयर साहब की तरफ। सर, आपका बेहद स्वागत है। आप इतने बिजी वक्त में निकल कर यहाँ तक आए हैं और हमारे आग्रह पर आप आना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते कि मैंने क्या किया, लेकिन आपका यहाँ आना ही हमारे लिए सम्मानपूर्वक है। क्या कुछ मोटी बातों पर आप प्रकाश डालेंगे उस समय की? सबने मिलकर ऐसे समय में वो काम करके दिखाया कि मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हरियाणा में रोहतक ही एक ऐसा शहर सामने आया जहाँ पर किसी प्रकार की किसी भी आदमी ने प्रशासन को किसी प्रकार की भी शिकायत नहीं की कि मुझे इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की तकलीफ़ है। चाहे वो कोई भी काम था, जो भी उसकी ज़रूरत थी, सभी संगठनों ने बढ़ चढ़ कर काम किया और हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि हम सब पूरा एक परिवार है और जहाँ भी हमारा महसूस होता कि इस काम के लिए हमें इकट्ठे होना है, तो वहाँ बिना कहे ही हमारे साथी वहाँ तक पहुँचते और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि रोहतक शहर में इस प्रकार की भावना, यहाँ पर मानवता की सेवा के लिए सभी संगठनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग दिया है, बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। क्योंकि हमें मास्क के लिए बहुत पर्टिकुलर रहना है कि हम हर वक्त इसको लगाएं, क्योंकि ये कोई विशेष बात नहीं है। विश्व में तो पिछले काफ़ी समय से जब भी हमें जाने का मौका मिलता है तो देखने को मिलता है हर आदमी मास्क लगाता है। हमें ऐसा महसूस होता था भाई ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, इनको धूल से वो है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत है। स्वास्थ्य को बचाने के लिए बहुत ज़रूरत है। कोरोना काल की बात नहीं है, बेसिकली समय में भी इसकी आवश्यकता है। हम सबको आदत बनानी चाहिए। और अभी आप देख रहे हैं, अभी 3 महीने तक हमारे शहर में 1 या 2 मरीज हर रोज़ आते थे। आज कल जो गया 6 मरीज हुए। अब ये प्रसार कर रहा है। इस प्रसार पर हमें नियंत्रण सरकार की तरफ से जो होगा, लेकिन हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में क्या है कि अब जो वैक्सीन आई है, आदरणीय मोदी जी ने विश्व में जो डंका बजा के दिखाया है कि भाई हिंदुस्तान ने सबसे पहले ये वैक्सीन की ईजाद की और आज लगभग 45 देशों में हमारे देश ने, बड़े गौरव की बात है कि जहाँ ज़रूरत थी, और इवन पाकिस्तान में भी 1,60,00,000 वैक्सीन भेजी है। हमने वो परिचय दिया है कि हम भारतीय, हम हिंदू, इस प्रकार से मानस की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे सामने कोई भेदभाव नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार सेवा करता रहे, और उसमें मोदी जी ने जो एक ऐसा मिसाल पैदा की है, वो हम सब भारतीयों का बड़ा गौरवान्वित किया है। हमारा सिर ऊंचा किया है। जो एक राजनेता को चाहिए कि जहाँ से वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिस देश में वो काम कर रहा है, वहाँ इतना ऊंचा काम करे कि सारी जनता का सिर गौरव से ऊंचा हो और मानवता की सेवा का प्रचार हो। और अब जैन साहब की तरफ करते हैं। जैन साहब, सबसे पहले तो जस्ट इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने सब
जिन्होंने कोरोना वॉरियर में बैकबोन रहे, बंसल जी, मनमोहन जी, हमारे महाराज जी, पालीवाल, नरेश, सुभाष जी, उन सबको यानी बुलाया और उनका सम्मान किया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज हम कोरोना की फर्स्ट एनिवर्सरी बना रहे हैं, क्योंकि मेरे को याद है कि मेरे को 13 मार्च को गोवा जाना था और हमने आज 12 मार्च है, 13 मार्च को प्रोग्राम कैंसिल किया। ऑलरेडी कोरोना अपना पैर फैला चुका था पूरे विश्व में और इंडिया में भी, और बहुत अर्ली स्टेज पे उस वक्त जो है कोरोना के लिए मैंने बोलना था कि भाई उस वक्त तक लोगों को उतना समझ नहीं आ रहा था कि भाई कोरोना का क्या मीनिंग हो सकता है। और जिला परिषद हॉल में अभी 12-13 मार्च के आसपास ही, क्योंकि 22 या 23 मार्च को ये जब लगा था पहले लॉकडाउन, तब सब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया था कि भाई हमें अगर लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है। तो आज जब हम 1 साल के बाद इस कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ आंकड़े लाया था कि पूरे विश्व में 12 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट हुए, 26 लाख लोगों की डेथ हो गई। ये आज सुबह तक का डाटा है। 5,29,000 उसमें सिर्फ अमेरिका में हुए और 33 करोड़ अभी तक आज तक की जो स्टैटिस्टिक्स है उससे वैक्सीनेशन हो गया। तो ऑफकोर्स मेयर साहब ने कहा कि भाई हमने मास्क पहनना सीख लिया है, हमें रहना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम मेंटेन करें तो उसकी वजह से जो आपके इन्फ्लुएंजा और दूसरे जो डिजीज़ हैं वो कम हो गए और लोगों की लाइफस्टाइल में भी आ गया। अब लोग जैसे अगर हम भी कहीं होटल जाते हैं, अगर उसने मास्क नहीं पहन रखा तो हम कहते हैं भी पहले मास्क पहन फिर यहाँ खाना खाएंगे। तो एक जनरल हाइजीन की तरफ इसमें बड़ा भारी फ़र्क आया है। तो आज हमने इस पास से सीख के अब इस कोरोना काल में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या जिम्मेवारी है, जो मैंने ये बात बताई कि आज भी सबसे पहले तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इस बात की जिम्मेवारी लें कि वे जगह जगह कैंप्स लगवाएं और वैक्सीनेशन लोगों का करवाएं, क्योंकि लोगों में किसी किस्म का भय है और एक मिस वो रहता है भी नहीं हमारे यहाँ तो कोरोना हमारा क्या करेगा। तो जब तक कि पूरी पॉपुलेशन, आज रोहतक में अभी तक जो पिछले वीक तक सिर्फ 11-12 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि आंकड़ा बहुत कम है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को अभी भी ये देखना चाहिए कि हमने कोरोना के टाइम पे तो फूड सर्विसेज और सारी चीज़ें, मैं कहूँगा कि जैसे मनमोहन जी ने कहा कि रोहतक अपने आप में एक ऐसा शहर था कि जहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं आई। पालीवाल जी दिन रात 18-18 घंटे काम करते थे। शुरू में तो हमें लगता था कि भाई ये तो एक डिक्टेटर से आ गए, क्योंकि कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहती थी हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, पर वो हफ्ते 10 दिन बाद हमें इनकी अहमियत नज़र आई कि भाई कितना डेडिकेटली ये दिन रात लगे रहते थे और उन्होंने कंट्रोल रूम संभाल के उस सारी चीज़ की व्यवस्था का उसका ध्यान दिया भी। जैसे अब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने कोरोना के टाइम पे इतना काम किया, तो वो कंटिन्यूसली मेयर साहब को मैं कहूँगा कि भी डायरेक्शन दें। मैंने उस दिन भी कहा कि एक वुमेंस विंग बनाएं जिसमें कि मी टू मूवमेंट के अगेंस्ट, कि जो होम वायलेंस है, जो ऑफिसेज में वायलेंस है, उसके अगेंस्ट एक फोरम खड़ा होना चाहिए कि और वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उसमें साथ हो। ये बहुत अच्छी बात करी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां अभी और भी हैं, ख़त्म नहीं हुई है। इससे पहले बात करते हैं बंसल साहब से। तो आपने उस समय सर किस तरह क्या लोगों की मदद की? में कोरोना काल शुरू हुआ था और इंडिया में लॉकडाउन शुरू हो गया था। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया तो जितने भी हमारे यूनिट हैं, चाहे वो वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री है, चाहे हमारा गाड़ियों का शोरूम है, चाहे हमारी स्टील की यूनिट है, सभी बंद हो गए। अभी जैन साहब ने कहा कि मैं उनकी बात को समर्थन करता हूँ। जैसे ये लॉकडाउन हुआ हम लोग भी डिप्रेशन में आ गए थे, मैं भी डिप्रेशन में आ गया था कि इतना नुकसान डेली का हो रहा है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे ये पता नहीं फैक्ट्रियाँ कब खुलेंगी, तनख्वाह देनी है, इतने हमारे रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, कैसे हम लोग उसको क्लियर करेंगे। यस, इतने रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंकों के इंटरेस्ट हैं। जब हम लोग इस चीज़ से जूझ रहे थे अपने घरों में बंद होके, मुझे याद है 25 मार्च को मेरे पास प्रदीप गुजारा जी कमिश्नर हैं नगर निगम के, उनका फ़ोन आया कि मिस्टर बंसल वी वांट हेल्प फ्रॉम यू। मैंने कहा मैं क्या हेल्प करूँगा, हम तो खुद घरों के अंदर बंद बैठे हैं। कहते हैं नहीं, अभी आपका मदद करने का, शहर की मदद करने का सही समय है। फिर वो कहने लगे मिस्टर वार्ष ने आपसे बात करेंगे मेरे बिहाफ पे। मिस्टर वार्ष ने का फ़ोन आया, उन्होंने कहा हमें मोहल्लों को, घरों को, दुकानों को, बाहर सब चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए हमें सैनिटाइजर चाहिए और हमारी आपसे अपील है कि हमें आप इतने रुपए का, मैं अमाउंट नहीं बताना चाहूँगा, आप हमें इतना वो दे दीजिए सैनिटाइजर। मैंने कहा जी आप, मैं बिल्कुल आगे आता हूँ, आप जितना भी कहेंगे मैं अपने नाम से
और आप मेरे नाम से, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री एरिया में एक फैक्ट्री है, वहाँ से हमें मिल रहा है सैनिटाइज़र। तो वहाँ जब मैंने उनको वो दिया, फिर उन्होंने कहा आप घर में मत बैठिए। मैंने कहा ये हमारे पास तो घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। कहता है आप हमारे को किसी भी आदमी को या व्हाट्सएप पे मुझे अपनी गाड़ी का नंबर दे दो, हम आपको रोड परमिट देंगे और आप इस समय घरों में मत बैठिए। आप कैपेबल आदमी हो, घरों में बैठोंगे तो डिप्रेशन में तो हम आ ही गए थे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जैसा मैं सही कहा। तो जब वो मैं वहाँ हमें परमिट बना और मैं जब निकला घर से, तो मुझे लगा कि ये सही समय है लोगों की मदद करने का। उस टाइम एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वर्कर हमारे शहर छोड़ के भाग रहे थे। कभी तो हमें ये सूचना मिलती थी कि उनको वर्कर को रोको, वो जाए नहीं। कभी ये मिलती थी उनको जाने दो। फिर मैं जैसे जैसे हम लोग समाज सेवा के काम में जुटे, तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवादी तो फिर वह हूँ जनसेवा संस्थान के स्वामी परमानंद जी का। उन्होंने मुझे बुलाया, जैसे पहले मेयर साहब की तो वहाँ से बुलाया नगर निगम से। उन्होंने बुलाया कि मिस्टर बंसल जी आप मेरे दोस्त भी हैं, स्वामी तो हैं ही, सबसे बड़ा नाम है उनका यहाँ रोहतक की सेवा करने में। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप डेली सुबह मेरे पास आया करो, हमारे यहाँ बैठो और जो भी काम बनता है उसके अंदर मदद करो। और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन से मैंने सुबह 10 बजे मैं गाड़ी उठाता और वहाँ चला जाता संस्थान के अंदर। फिर स्वामी जी जो भी हमारे जो भी जिम्मेवारी लगाते, चाहे वो खाना बनाने की है, चाहे खाना बंटवाने की है, हम लोग खुद अपनी गाड़ियों के अंदर खाना कभी IMT में, कभी हिसार रोड पे या कभी किसी कॉलोनी में लेके जाते थे, फिर वहाँ बंटवाते थे। और अब पालीवाल जी की तरफ हम आते हैं। पालीवाल जी, आपका जिक्र तो सभी लोगों ने किया, हमारे जो भी वक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस तरह से आपने कंट्रोल किया। सबसे पहले तो जस्ट इंडिया का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाया और अनुभव आप सुन रहे हैं सभी के। और जो पर्दे के पीछे के लोग होते हैं, असली अनुभव उन्हीं के पास होता है। तो जैसे अभी हमारे सभी अग्रजों ने अपने अपने अनुभव बताए, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, मैं अपने जीवन का कहूँगा। और ईश्वर का धन्यवाद सबसे ज़्यादा है कि ऐसे आपत्ति काल में ईश्वर ने हमें चुना सेवा के लिए और हमारे अपने शहर के लिए। रोहतक के लिए कुछ अच्छी बातें मैं कह दूं कि रोहतक टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स में रहा पूरे भारत में जहां बेस्ट मैनेजमेंट था। तो उसके पीछे कारण रहा कि रोहतक के पास एक ऐसा विजनरी व्यक्ति है। और उसके साथ अफसोस भी मुझे है यहाँ आज कहते हुए, मैं कह सकता हूँ अपनी बात, क्योंकि मैं रोहतक की जनता से बात कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारे राजेश जी जैन जो विजनरी व्यक्ति हैं, तो हम अभी उनको समझ नहीं पाए। और जो मान सम्मान इनको मिलना चाहिए था शायद हम नहीं दे पा रहे। तो एक मुझे अफसोस भी है कि जब कोरोना की आहट शुरू हुई तो राजेश जी के मन में पीड़ा थी, क्योंकि वो आगे की सोचते हैं। तो मेरे पास भी उनका मैसेज आया कि एक बैठक कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करना है। हमारे मन में भी था कि संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा रहता है कि हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। तो एक पूरा का पूरा जो सिस्टम खड़ा किया वो हमने राजेश जी जैन, हमारे जो भाई साहब हैं, उनके नेतृत्व में खड़ा किया। अब मैं बात करता हूँ अपनी टीम की। जैसे मैंने बताया कि रोहतक 30 सबसे अच्छे जिलों में था जहाँ पर कोरोना का बेस्ट मैनेजमेंट था। तो उसके पीछे कारण हमारे भामाशाह राजेश जी जैन, संरक्षक हमारे मार्गदर्शक मेयर साहब, जिनसे मैं रात को मतलब सोता था तो लास्ट कॉल मेयर साहब की होती थी और जगता था तो मेयर साहब की कॉल से ही हम उठते थे, मतलब जागना इन द सेंस ऑफ काम के लिए। तो इतने अच्छे हमारे मार्गदर्शक थे। हमारे सलाहकार मेरे साथ बैठे हैं नरेश जैन जी, जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना राम लक्ष्मण जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए उस त्रेता युग में रहे, वैसे मैं कहूँगा कि मेरे साथ हमेशा राम की तरह रहे। मैं तो लक्ष्मण हूँ, मैं इनका छोटा भाई था। फिर हमारे बहुत पूज्य संत शिरोमणि हम कहते हैं सेवा के मामले में, हमारे बाबा कर्णपुरी जी महाराज जो यहाँ बैठे हैं, हमेशा कहते रहे भाई मंजुल मेरे लिए कुछ भी हो तो तुम बता देना। और हमें जब जरूरत पड़ी भोजन के लिए तो उन्होंने तुरंत भंडारे खोल दिए अपने उसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात अगर आप लोग नहीं आते आज तो कैसे पता चलती, इस बात के लिए हम जस्ट इंडिया का बार बार धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस टीम को एकत्रित किया। और अब नरेश जैन जी, जो ये 2020 मार्च में कोरोना जैसी आपदा पूरे वर्ल्ड में आई, ये बहुत मुश्किल घड़ी थी सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इसका सामना करना। तो रोहतक के अंदर भी जब 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा लॉकडाउन कर दिया तो सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी थी। जो बिजनेस सब कुछ बंद हो गए, जिसमें सबका लॉस रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जो लेबर था और जो डेली काम करने वाले थे उनकी व्यवस्था कैसे की जाए, उनके खाने की व्यवस्था कैसे की जाए, सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो प्रशासन भी उनमें कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने सब ने मिलकर एक NGO भी, सारे जितने भी NGO थे सब सहयोग करना चाह रहे थे। तो एक एसोसिएशन बनाई जिसमें पालीवाल जी को कन्वीनर बनाया
तो उसमें मेरे को भी सहयोग लिया गया एज ए रोटरी, मैं उस टाइम रोटरी का प्रेसिडेंट था। और सबसे बड़ी बात है कि 2 महीने पहले फरवरी में हमारी एक रोटरी की मीटिंग थी, माननीय राजेश जैन जी ने इसके बारे में बताया, जब हमें इसके बारे में कुछ इतनी ज़्यादा नहीं पता था बस ये बीमारी, तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ें की तैयारी पहले कर लो, मास्क परचेज कर लो, मेडिसिन ले लो, सैनिटाइज़र, और भी लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। एक मीटिंग की गई और जैसे राजेश जी ने बताया कि 12 तारीख को एक मीटिंग भी हुई थी, तो हमने भी वो मीटिंग अटेंड की, तो हमें लगा कि बहुत मुश्किल घड़ी है तो इसकी तैयारी करनी चाहिए। पर उसके बाद एकदम से 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो हमने तैयारी सारी की और एक रंगशाला में एक ऑफिस दिया गया प्रशासन ने। प्रदीप गुदारा जी जो नगर निगम के कमिश्नर ने, उन्होंने भी बहुत हमारी सपोर्ट की और सब लगे रहे। तो उस घड़ी में सबसे बड़ी डेली प्रॉब्लम थी खाने की, जिसमें सारे एनजीओ ने इकट्ठे होकर बाबा करणपुरी जी, परम चैतन्य जी, राजेंद्र जी, सब ने सहयोग किया और हर रोज़ डेली 60 से 70 डे में और 60 से 70 हज़ार रात को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो जो कंट्रोल पालीवाल जी ने जैसे बताया कि कंट्रोल रूम बनाया गया, तो उसका सारा चार्ज हम सब ने मिल के बताया, तो 250 के करीब लोग हमने डेली इकट्ठे किए वहाँ, अलग अलग एनजीओ के जितने भी लोग थे। तो उन्होंने वहाँ पूरी ड्यूटी दी कि हम हर जगह की जितनी भी कॉल आए, चाहे वो रात को 10 बजे उन्हें खाना पहुँचाना पड़े। सबसे एम ये था कि वो भूखे ना रहे, मतलब कि रात को कोई भूखा ना सोए, बिल्कुल सबसे बड़ी एम थी। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका। और बाबा जी, मैं सबसे आखिर में आपसे आशीर्वाद दूंगी, पहले गुप्ता जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो ये भी लेना है ना कि दोबारा ये बीमारी ना आए। गुप्ता जी, आप, मैंने देखा है आप कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा करते हैं समाज में। जी, सबसे पहले तो मैं आपका भी और जस्ट इंडिया का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस प्लेटफार्म पे बुलाया। और मैं भाषण नहीं दे सकता, मगर मैं मैन टू मैन कह सकता हूं कि भी मैं आपकी मदद करूंगा, मगर मैं स्टेज पे खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं आपकी मदद करूंगा। अभी जैसे जैन साहब ने, पालीवाल साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन का एक कैंप होना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से सबको, रोहतक शहर को ये बताना चाहूँगा कि कल ही मेरी मेयर साहब से बात हुई थी और मैंने ये कहा था कि मैं, क्योंकि लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लायंस क्लब की तरफ से एक कैंप लगाना चाहते हैं। तो आज सुबह ही इन्होंने किसी पार्षद से, मैं जानता नहीं कि, क्योंकि मेयर ये है कि इस पार्षद से बात करते हैं, तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि 4 कैंप हर हफ्ते, एक हफ्ता छोड़कर एक हफ्ते अगले नेक्स्ट वीक लगते रहेंगे, और जिसमें कम से कम 100 व्यक्तियों को हम वैक्सीन करेंगे। और इस बारे में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो सिविल सर्जन हैं जो, सिविल सर्जन हैं जो, उनसे बात की कि आप, हम ऐसा कैंप लगाना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, तो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि आप कैंप लगाइए। एक तो ये था। दूसरा, जहाँ तक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का था, तो हमने 1 महीना बाबरा के अंदर वैश्य धर्मशाला है, उसकी टोटल फंडिंग मेयर साहब ने की थी और किसी का उसमें सहयोग नहीं था। डेली हमने 1 महीना वो चलाया और लगभग 3000 से 3500 लोगों को हम सुबह और शाम, 3500 सुबह 3500 शाम को हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और अभी पालीवाल साहब ने ब्लड डोनेशन का जिक्र किया, तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर कल नहीं 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, उसके अंदर रोहतक नंबर 1 आया है पूरे हरियाणा के अंदर ब्लड डोनेशन में। जितनी कलेक्शन रोहतक में, पीजीआई में और सिविल हॉस्पिटल में या दूसरे जो प्राइवेट ब्लड बैंक्स में हुई है, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुई। मैं एक बार फिर जस्ट इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो पर्दे के पीछे लोग काम करते थे, उनको आगे फ्रंट लाइन पे लाके खड़ा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमूल्य योगदान आपने करा और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और अब महामंडलेश्वर जी, बाबा जी कर्णपुरी जी हमारे बीच में, और इनके यहाँ आना ही अहोभाग्य है। बाबा जी, पहले तो आपका स्वागत है। फिर आपके, वैसे सब लोगों ने चर्चा की है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अपने श्रीमुख से कहें कि आपने उस समय क्या किया। जी, सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से सभी रोहतक की हमारी जनता से, जो हमारे शहर के जो प्रबुद्ध प्राणी बैठे हैं, हमारे भामा साहब बैठे हैं, राजेश जैन जी, उससे पहले हमने एक 1000 पैकेट कच्चा राशन बांटा, जिसके अंदर कोरोना काल के अंदर जो ये आपदा आई, उसके उपरांत ये किया।
फिर धीरे धीरे पक्का राशन बनाया सभी भक्तों के अथक सहयोग से। ये तो एक परम पिता परमात्मा की कृपा से कि हमारे को सौभाग्य मिला ये सेवा करने का। कोई किसी को कुछ नहीं देता, ठीक है। परमात्मा ने हमारे को जन्म दिया तो जीवन हमने जीना है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर औरों के लिए जी के बहुत अच्छा लगता है। और सभी रोहतक की जनता का और पूरे समाज सेवियों का धन्यवाद है जिन्होंने इस पुनीत कार्य के अंदर अपना योगदान दिया। और गुरु महाराज जी की कृपा से एक संस्था बनाई हुई है, उसको अभी 1.5 साल हुआ है। उसके अंदर शुरुआत में 300 परिवार जुड़ा था। आज कम से कम 550 परिवार को हर महीने के दूसरे संडे को, जैसे अभी 14 तारीख को बटेगा, राशन वितरित होता है फ्री, जिसके अंदर 10 किलो आटा होता है और चीनी होती है, चावल होते हैं। हर महीने ये पुनीत कार्य सभी के अथक सहयोग से होता है जी। और ये किसी वोट बैंक की तैयारी नहीं है, ये नहीं। सबको मालूम है। ये तो कभी नहीं बांटते हैं कि शायद इलेक्शन में खड़े होंगे। ये तो कोई किताब ही नहीं है जी। ये गुरु वही मैं नहीं आपको नहीं नहीं नहीं। यहाँ और लोगों के एक सम्मुख रख रही हूँ। अन्नपूर्णा माई शिव बोले सदा सहाय एक समिति बना रखी है, जिसके तत्वाधान के अंदर ये सब पुनीत कार्य किए जाते हैं। और 1.5 साल के अंदर 2 शववान, एक वैश्य कॉलेज को समर्पित किया गया, एक शीला बाईपास को समर्पित किया गया। और डिस्पेंसरी के माध्यम से समय समय पे कैंप भी लगाए जाते हैं जी। भाई, जिसके अंदर जैसे ऑर्थो के, आई के, डेंटल के, फिजियो के, मेडिसिन के, जिसके अंदर दवाई भी डिस्पेंसरी द्वारा ही फ्री में वितरित की जाती है। जी बिल्कुल सही कहा। और एक हरियाणा सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गुरुदेव के नाम का श्री स्वामी बालकपुरी जी मेमोरियल पार्क HSVP जो ओल्ड आईटी ग्राउंड के अंदर दिया। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और ऐसी कड़ियाँ हम आप तक फिर लेकर आएंगे। इसी वादे के साथ